प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गांधीनगर में करेंगे डिफेंस एक्सपो का औपचारिक शुभारंभ। अब तक आयोजित भारतीय रक्षा एक्सपो में सबसे बड़ी भागीदारी का साक्ष्य बनेगा ये आयोजन। पाथ टू प्राइड है रक्षा प्रदर्शनी की थीम। पीएम मोदी बुधवार को गुजरात में कई विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की करेंगे शुरुआत। जूनागढ़ और राजकोट को देंगे विकास का तोहफा। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बताया आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके पुराने युग को फिर से सजीव करने का प्रयास। दिवाली से पहले कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा। रबी की 6 फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे का ऐलान। मसूर में 500 रुपए और कुसुम में 400 रुपए की हुई बढ़ोतरी। पीएम ने कहा कृषि क्षेत्र को और अधिक ऊर्जावान बनाएगा ये फैसला। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। पीएम मोदी सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों और हिमाचल के प्रमुख भाजपा नेताओं ने बैठक में लिया हिस्सा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत में मेक इन इंडिया को गति देने के लिए डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है। इस बार डिफेंस एक्सपो की थीम है पाथ टू प्राइड, यानी गौरव का पथ। आइए आपको बताते हैं पहले दिन क्या कुछ खास रहा इस डिफ एक्सपो में। मंगलवार को डिफेंस एक्सपो 2022 की गुजरात के गांधीनगर में शुरुआत हो गई। हालांकि बुधवार को डिफेंस एक्सपो की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हर 2 साल पर होने वाली एशिया की इस सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का पिछला आयोजन साल 2020 में लखनऊ में हुआ था। इस बार डिफेंस एक्सपो के इस 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड यानी गौरव का पथ, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की भारत की प्रतिबद्धता। डिफेंस एक्सपो के पहले दिन की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता से हुई, जिसमें 50 से अधिक अफ्रीकी देशों ने भागीदारी की। वार्ता का व्यापक विषय भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग के तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति रहा। वार्ता के दौरान भारत और अफ्रीका के बीच साइबर स्पेस और आतंकवाद से मुकाबले के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने की संभावना पर भी वार्ता आगे बढ़ी। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 12वें डिफेंस एक्सपो से इतर आयोजित की गई। मंगलवार को इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि अफ्रीकी देश भारत के विश्वस्त सहयोगी रहे हैं और अब ये सहयोग नए क्षेत्रों में भी अपना विस्तार कर रहा है। India and Africa share a rich history of political, economic and cultural links. The feeling of solidarity, mutual trust and confidence born in the days of colonialism continues to drive India-Africa cooperation to this day. India has been one of the strongest advocates of African decolonization and has worked for the end of racist and apartheid regimes of the past. As a nation, we have great respect and affection for our African brothers and sisters. दरअसल चीन के इस क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति का विस्तार करने के प्रयासों के बीच भारत पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो के इधर लखनऊ में पहली बार भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। 18 से 22 अक्टूबर तक होने वाले इस बार के डिफेंस एक्सपो पिछली बार की तुलना में अधिक बड़ा होने जा रहा है। 19 अक्टूबर को पीएम मोदी डिफेंस एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में 125 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। संभावना है कि एक्सपो में 400 से अधिक कंपनियां निवेश के लिए यहां एमओयू पर साइन कर सकती हैं। उसका कोई आप कहें तोड़ नहीं है। आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देखी, जहां आपकी आत्मनिर्भरता गई, आपको कोई भी आकर क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो मेरे ख्याल से उसका कोई वो है ही नहीं। और उसमें क्या होता है कि दोनों तरह की कंपनियां चाहिए होती हैं। एक तरह आपको टाटा, बिरला,
L&T, इन कंपनियों की भी जरूरत है। बिकॉज जो बड़े सिस्टम हैं, टैंक्स हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये बनाते हैं, लेकिन टैंक के पार्ट, एयरक्राफ्ट के पार्ट, गन्स के पार्ट, छोटे ब्रिजेस के कंपोनेंट्स, बोट्स, राफ्ट्स, उसके लिए छोटी कंपनियां भी चाहिए। तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। इस बार एक्सपो में 1320 से अधिक रक्षा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। एक्सपो करीब 1 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगाया गया है। वहीं गुजरात के लिए ये डिफेंस एक्सपो बेहद ही खास होने जा रहा है। गुजरात की कंपनियां 33 MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे गुजरात में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। गांधीनगर में आयोजित इस डिफेंस एक्सपो की कई विशेषताएं होंगी। इस एक्सपो में HAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ट्रेनर विमान का पहली बार प्रदर्शन होगा। इसके अलावा स्टार्टअप और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी मदद की जाएगी। पहली बार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में पवेलियन स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर एक लक्ष्य सामने रखा मेक इन इंडिया का, और वो अब आत्मनिर्भर भारत की शक्ल में हमारे सामने है। और पाथ टू प्राइड, उसी का एक नया वर्जन कह सकते हैं या नई पताका कह सकते हैं, जो इस डिफेंस एक्सपो 2022 में न सिर्फ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि आने वाले वक्तों के लिए भी एक रास्ते का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात में कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। पीएम जूनागढ़ में विभिन्न विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गुजरात को विकास की सौगात देने का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को कई बड़े विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी बुधवार दोपहर अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। यह मिशन स्कूल के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन के माध्यम से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अंतर्गत हम पूरे राज्य की सभी 40,000 शालाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे, और उसमें से 20,000 जो बड़ी शालाएं हैं, जो कि तकरीबन 50% स्कूल हैं, बट इसमें अभी 83% बच्चे यानी कि 83% बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, उनको स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस में परिवर्तित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर बाद जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें मिसिंग लिंक के निर्माण के साथ ही तटीय राजमार्गों के सुधार की आधारशिला भी शामिल है। प्रधानमंत्री जूनागढ़ में 2 जलापूर्ति परियोजनाओं और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम परिसर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी बुधवार शाम राजकोट में करीब 5,860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1100 से अधिक आवासों का लोकार्पण करेंगे। इन घरों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी जाएंगी। बुधवार का दिन राजकोट के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ की जनता को कई सौगातें देंगे। एक तरफ वो जहाँ कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कई परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित करेंगे। पीएम मोदी क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजकोट वासियों में पीएम के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में आ रहे हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है और हम बहुत खुश है कि वो हमारे राजकोट में आ रहे हैं। राजकोट प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम बहुत खुश है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं सब फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, कि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना है। हमारे यहाँ राजकोट में नए नए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके उद्घाटन में वो पधार रहे हैं। इतने सालों में विकास तो देखा ही है और उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है कि और आगे क्या नया होगा। बहुत बड़ा योगदान है, न सिर्फ राजकोट बल्कि पूरे इंडिया के लिए योगदान रहा है मोदी जी का। मोदी साहब आ रहे हैं और अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली जैसा माहौल अभी हो गया है। प्रधानमंत्री गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के राजकोट गोंडल जेतपुर खंड के मौजूदा 4 लेन को 6 लेन बनाने की आधारशिला रखेंगे। वो मोरबी, राजकोट, बोटाद, जामनगर और कच्छ में विभिन्न स्थानों पर लगभग 2,950 करोड़ रुपए के GIDC औद्योगिक स्टेट की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को भी गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
पीएम मोदी द्वारा इन विकास कार्यों के तोहफों से विकास की ऊंचाइयों के सफर में गुजरात को नई परवाज मिलेगी। निशांत सौरभ, उर्मिलेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात का लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है जो मानव निर्मित प्राचीनतम पोतगाह की खोज के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल के निर्माण कार्य की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि अपनी विरासत के प्रति हमारी उदासीनता ने देश का बहुत नुकसान किया है और इस स्थिति को बदलना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा ड्रोन की मदद से की। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और सबसे पुरानी मानव निर्मित गोदी की खोज के लिए जाना जाता है। इस परिसर का निर्माण कार्य इसी साल मार्च महीने में शुरू किया गया और इसे 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस परिसर में हड़प्पा सभ्यता को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 4 थीम पार्क बनाए जा रहे हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम और हड़प्पा काल से लेकर आज तक की भारत की समुद्री शक्ति को दिखाने वाले 14 गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में आम जन इतिहास को जानने के साथ साथ अपने विरासत पर गर्व कर सकेंगे। परिसर के बन जाने पर यह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा करेगा। वो दिन दूर नहीं जब देश के कोने कोने से लोथल में लोग इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को देखने आएंगे। इससे यहां रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे। भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों से यहां आएंगे, यहां के टूरिज्म को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गुजरात के एकता नगर में राजा रजवाड़े से संबंधित एक संग्रहालय बनाने के काम की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में लोथल में बन रहे परिसर के बन जाने के बाद लोग भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का दर्शन भी कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। इस फैसले के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्र के विकास में हमारे किसान भाई बहन अहम भागीदार हैं। उन्हें और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने आज गेहूं, मसूर, चना और जौ सहित सभी अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। ये फैसला कृषि क्षेत्र को और अधिक ऊर्जावान बनाएगा। सोमवार को देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दीपावली की एक और सौगात मंगलवार को भी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं तो हर क्षेत्र में करने के लिए और दलहन तिलहन पर हमारी निर्भरता दुनिया भर के देशों में ना रहे, उस दिशा में प्रयास किए गए कि इंपोर्ट कम हो, हमारे किसान ज़्यादा पैदावार करें और हम उनको मूल्य भी बेहतर दे सकें। मूल्य भी बेहतर किए, खरीद भी बेहतर की और किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया है। तो मोदी जी की जो नीतियां हैं उस दिशा में कारगर सिद्ध हो रही हैं। किसान सहयोग कर रहे हैं और देश खेतीबाड़ी में जो कुछ क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, वहां पर भी आत्मनिर्भर भविष्य में हो, उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसल के लिए जो फैसला लिया है उसके मुताबिक गेहूं के दामों में 110 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब नया एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो वहीं जौ के एमएसपी में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और नया एमएसपी 1735 रुपए हो गया है। चने के दाम में भी 105 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद नया एमएसपी 5335 रुपए हो गया है।
वहीं मसूर में एमएसपी में सबसे ज्यादा 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मसूर का नया एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के दामों में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए हो गया है। कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए 2014 के बाद से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे? 1,450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2,125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1,150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1,735 है। ग्राम की बात करूं तो 3,175 से बढ़कर 5,335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है। कुसुम की बात करें तो 3,050 से बढ़कर 5,650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3,075 से बढ़कर 6,000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। मोदी सरकार द्वारा रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर देश भर के किसानों ने खुशी जाहिर की है और मोदी सरकार का धन्यवाद दिया है। जो आज फसल की कीमतें बढ़ाई है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। एमएसपी बढ़ाई गई है, ये किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे सारे किसानों में खुशी है। जो गवर्नमेंट ने फसलों के रेट बढ़ाए हैं, हम उनसे बड़े संतुष्ट हैं और बड़ा अच्छा कार्य सरकार ने किया है। गवर्नमेंट ने दिवाली पर हमें ये तोहफा दिया है, इससे भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। फैसला आया है, इससे हम काफ़ी खुश हैं। अब हमारी इनकम भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो अभी सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं, उससे हमें भी कुछ लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे मोदी सरकार के लिए कि जो है किसान के हित में काम कर रही है सरकार। मंगलवार को बढ़ा हुआ एमएसपी देने के फैसले से पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किसान सम्मेलन की शुरुआत की और किसानों को कई प्रकार की सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे थे, तो साथ ही एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत करते हुए भारत नाम से पूरे देश में एक ही गुणवत्ता वाली एक ही तरह की यूरिया उपलब्ध कराने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी कल लोकार्पण किया था, जहां पर किसानों को एक छत के नीचे खेती संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और सुविधाएं मिल सकेंगी। मोदी सरकार का पूरा फोकस जहां खेती की लागत को कम करने पर है, तो वहीं कृषि उपज की वाजिब कीमतों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने पर भी तेज गति से काम चल रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ साथ हिमाचल भाजपा के प्रमुख नेता शामिल हुए। पार्टी ने हिमाचल चुनाव में अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। सरकार की इस पहल से न्यूट्री सीरियल्स को लेकर देश और विदेश में जागरूकता बढ़ने के साथ ही इनका निर्यात भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया। देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. पाल ने कहा है कि भारत सरकार मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रही है। मिलेट्स अगर देखा जाए सारे विश्व में ये 6 नंबर का सीरियल्स है और ये सीरियल इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह तरह का मिलेट होता है, जैसे कि पार्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है और ये मिलेट एक्चुअली ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इंटरनेशनल जो बिजनेस एग्जीबिशंस होता है उसमें हमारा प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए, इसका मतलब प्रचार किया जाए तो फार्मर्स भी बहुत लाभान्वित होंगे। डॉक्टर आर.के. पॉल ने कहा कि इन पोषक अनाजों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। वैल्यू एडिशन का जो है मिलेट का बहुत जबरदस्त स्कोप है, क्योंकि
सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है, ये मिलेट्स के जो जहां जहां ये ग्रो होता है, इसके लिए ज्यादा इनपुट नहीं लगता है, ज्यादा पानी नहीं लगता है, इसके लिए ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं लगता है। बट ये जैसे मान लो कि जो ड्राई एरियाज, जैसे मैंने महाराष्ट्र एरिया में देखा, कर्नाटक एरिया में देखा, बहुत अच्छा है ये मिलेट का, और इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकता है, जैसे कि मिलेट का आटा, हाँ, मिलेट का लड्डू। पोषक अनाजों के बढ़ते उपयोग और जागरूकता से देश के नागरिक भी काफी खुश हैं। Millet is one grain which is super sustainable, not just for the planet, but also for our body and our mind. And we urge people to share their recipes so that all this brain pool of recipes could be turned into e-book. ज्वार, बाजरा, रागी आदि इन मोटे अनाज को यूनाइटेड नेशन ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। ये भारत के लिए ही नहीं, बल्कि भारत से दूर रहने वाले लोग और भारत के किसानों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पहल से यूएनओ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसका हमें समर्थन करना चाहिए। इसका 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है और इसको खाने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती है, हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन फाइबर्स मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही आह्वान है कि इस देश में मोटा अनाज बहुतायत से हो रहा है। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए बड़ा गुणकारी होता है। प्रधानमंत्री जी की मोटा अनाज की 2023 की जो पहल है, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मोटा अनाज जो है वो गेहूं और दूसरे अनाजों की तुलना में ज्यादा पोषक होते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोटा अनाज खाने से पाचन की शक्ति भी बढ़ती है। पहली फसल जब आती है तो उसे बाजरा बनाया जाता है, बाजरा बनता है कढ़ी के साथ खाया जाता है, खिचड़ी अलग बनती है, बाजरा अलग बनता है, दलिया भी बनता है इसका। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, क्योंकि बाजरा गर्म होता है, तो इससे अन्य पकवान भी बनाए जाते हैं। गौरतलब है कि मोटे अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए भारत सरकार एक रोड मैप तैयार कर इन्हें न केवल देश और दुनिया में इनके प्रति जागरूकता बढ़ा रही है, बल्कि धूमधाम से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाकर पोषक अनाजों के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण को भी रेखांकित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए एक और जहां इन्हें न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए मिलेट्स ईयर 2023 घोषित करवाने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। निश्चित तौर पर सरकार के इस सार्थक प्रयास से एक और जहां न्यूट्री सीरियल्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बिक्री बढ़ने से किसानों को इन उत्पादों के वाजिब दाम भी मिलेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी द्वारा सवालों से बचने पर प्रहार किया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया द्वारा उनके खिलाफ दाखिल किए गए मानहानि मामले पर भी सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी की नीति है, केजरीवाल जी की नीति है कि भ्रष्टाचार करो, मामले को दाबो, और नहीं दबे तो फिर भागो। 3 साल तक ये सवाल दबाए रखे, 24 सवाल कोर्ट की आड़ में ये कह करके कि हमने डिफेमेशन केस डाल दिया है, जवाब नहीं दिया। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सवाल सही है, पूछे जा सकते हैं, और क्वैश कर दी उनकी जो डिफेमेशन केस था। तो आज मैं ये सवाल दोबारा से पूछ रहा हूं कि मुझे मेरे 24 सवालों का जवाब दीजिए। नेपाल के 18 पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने संकाय सदस्यों के साथ पत्रकारिता एवं जनसंचार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने संस्थान के पंडित युगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय एवं ज्ञान संसाधन केंद्र और आईआईएमसी द्वारा संचालित कम्युनिटी रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM का भी दौरा किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मैत्री बढ़ाने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। राष्ट्र के नाते
एक देश के नाते हम सब बहुत आदर से नेपाल को देखते हैं, सिर्फ इस नाते नहीं कि हमारा पड़ोसी है, इस नाते कि लोग बहुत अच्छे हैं और जो यहाँ के टीचर्स ने जो इतने सालों से 65 का नेशन इतने सालों तक यहाँ के टीचर्स ने मेहनत की, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ के आए, उन्होंने जाकर के बाहर बताया कि यहाँ क्या पढ़ा है। वैसे सबसे बड़ी कृपा उन बच्चों की है, उन्होंने जो यहाँ सीखा उसको जाके फील्ड में अप्लाई किया, ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम किया, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में गए उन ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाया। मुंबई सेंट्रल से गुजरात के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी योगेश शीतल ने। सुबह के 6 बजे है और 6:10 पर यानी कि अभी से 10 मिनट के बाद जो है वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से चलने वाली है। किस तरह होती है यात्रा, कितना सुखदायक और कितनी सुविधाएं इस ट्रेन में, जाने के लिए आज हम साथ में करेंगे गुजरात तक का सफर। तो वंदे भारत में सफर जो है वो शुरू हो गया है। हम चाहेंगे कुछ जो यात्री है उनसे हम बात करें। बाकी ट्रेन ट्रैवल से कंपैरिजन में काफी स्मूथ है और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस या ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। समय के लिहाज से, किराए के लिहाज से और सुविधा के लिहाज से अगर मापदंड अगर देखें तो आप कैसे आकलन करें? मैं पीयर पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन अगर करूँ इसको कि फ्लाइट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे एयरपोर्ट पर 1.5-2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, मुझे कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा पड़ता है और फैसिलिटीज सिमिलर है। पहला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेल्फ रिलायंट ट्रेन है इंडिया की। ये बहुत ही एक्साइटेड थे कि नया ट्रेन आ रहा है तो अभी सूरत इसी से जाएंगे। Very comfortable. I traveled in Europe, traveled in USA, UK. There's no comparison at all. We are very comfortable and we should feel proud of it. काफी सुविधाजनक जो यात्रा रही वो रही इस ट्रेन में, और जिस तरीके से रेलवे को अपग्रेड करने का जो काम चल रहा है, जो तकनीक आधारित सुविधाएं जो है वो जो कम्यूटर्स हैं उन तक पहुंचाने की जो पेस है, जो गति है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। खास करके अगर रेलवे की बात करें तो उसमें लगता है कि बहुत हद तक जो है वो सरकार सफल रही है। और अपने सभी गौरव कागड़े के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, गुजरात। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।